नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम रोज की तरह ही इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। कल आज 7वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 7वें चरण का मतदान परसों होगा। चुनाव तकरीबन अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और अब सब लोग एग्जिट पोल वगैरह-वगैरह जैसी चीज़ों की तरफ जाएँगे, 4 को नतीजे आएँगे। लेकिन ये जो 7वां चरण हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है चुनाव के नतीजों के लिहाज से और इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि चुनाव के नतीजे तो तय हो चुके हैं। तो कुल 55 से ज़्यादा सीटों के ऊपर चुनाव होना बाकी है और लगभग चुनाव हो ही चुका है। मतदाताओं ने तो एक तरह से अपना निर्णय सुना दिया है। मुझे नहीं लगता कि इन सीटों पे जिन मतदाताओं को वोट डालना है उनका वोट पिछले चरणों में जो वोट डालने की प्रवृत्ति रही होगी उनके, उससे अलग होगा। अगर वे मोदी सरकार से नाराज़ होंगे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को काफ़ी नुकसान पहुँचाया होगा और नहीं नाराज़ होंगे तो मोदी जी 2019 का कम से कम नतीजा दोहरा देंगे। तो मैं मानता हूँ कि मैं देखता हूँ कि वो कौन से प्रमुख कारण हैं, जिनके इर्द-गिर्द मतदाताओं ने अपनी मतदान प्राथमिकताओं को चुना होगा। मैं नई परख के मंच पर उन 4 प्रमुख कारणों को रखना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो 2015 में उन्हें एक बहुत बड़ा चुनावी धक्का लगा। 2015 में 2 बड़े विधानसभाओं के चुनाव वो हार गए। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और बिहार में भी वो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे। तो इससे क्या हुआ कि जो मार्गदर्शक मंडल था, उसने मोदी जी के नेतृत्व के खिलाफ असंतोष को हवा देने के लिए एक पत्र लिखा, जो पत्र मुख्य तौर पर अरुण शौरी का शायद लिखा हुआ था और उसके ऊपर दस्तखत लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं के थे, जो मार्गदर्शक मंडल में जिन्होंने मोदी जी को डाल रखा है। इससे भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची और मोदी के नेतृत्व पर सवालिया निशान लगने की स्थिति बन गई। इसको भांप कर मोदी ने 2016 में एक बहुत बड़ा दांव खेला और वो दांव था नोटबंदी का। मोदी जी की आदत है कि वो एक धमाकेदार दांव खेलते हैं, उसमें अपने आप को भी दांव पे लगाते हैं, उसमें आर या पार की स्थिति होती है और उसके पीछे एक ये भी कारण होता है कि लोग उस दांव में ही उलझ जाते हैं, उसी का विश्लेषण करने लगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी ये डिस्ट्रैक्शन पैदा हुआ। वो 2 जो चुनावी हारें हुई थी, उनके ऊपर चर्चा करने की बजाय सब लोग नोटबंदी का फोकस नोटबंदी पे चला गया। नोटबंदी से हुआ ये कि जो असंगठित क्षेत्र था, उसको बहुत नुकसान पहुंचा। वो एक तरह से ढह गया असंगठित क्षेत्र, क्योंकि देश की 94% जो श्रम शक्ति थी वो असंगठित क्षेत्र में थी। केवल 6% श्रम शक्ति ही संगठित क्षेत्र में थी और उसका धीरे-धीरे कर बेरोजगारी के मोर्चे पर उसका बहुत बड़ा असर होने लगा। ये असर शुरू में नहीं दिखाई पड़ा। 2019 के चुनाव में ये असर दिखाई नहीं पड़ा और उसके बाद 2017 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें भी ये असर नहीं दिखाई पड़ा। दरअसल उसका संचित असर धीरे-धीरे कर 2024 के इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 2019 में जब लोगों से पूछा जाता था कि चुनावी मुद्दे क्या हैं, तो बेरोजगारी को केवल 4% समर्थन मिलता था, जबकि अब समर्थन 27%, 30%, 35% समर्थन मिल रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि जो 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का कदम उठाया था, उस नोटबंदी के कदम से पहले से ही चल रही बेरोजगारी की स्थिति और ज्यादा संगीन हुई और उसका संचित असर 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। पहली बात, पहला कारण। दूसरा कारण, अब आप 2016 से आगे बढ़िए। 2018 में नरेंद्र मोदी ने ईडब्ल्यूएस कोटे का कानून पास किया। अच्छा, उस वक्त भी इसका तुरंत कोई असर नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि चीज कानून बनता है, उसका असर होते होते समय होता है। और जब मोदी जी ईडब्ल्यूएस कोटे का कानून पास कर रहे थे, तो उस वक्त अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग ये सब इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रहा था, उनकी आंखें तो बंद थी नहीं। धीरे धीरे करके जब नौकरियां बड़े पैमाने पर द्विज जातियों के, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, मजबूत जातियों के लोगों को वो आर्थिक कमजोरी के आधार पर मिलनी शुरू हुई, तो उनको लगा कि जो आरक्षण का जो लाभार्थी उन्हें होना चाहिए था, दरअसल आरक्षण के लाभार्थी तो वो लोग हो रहे हैं। तो उनके अंदर एक तरह का संतोष पैदा हुआ और उस संतोष की अभिव्यक्ति भी तुरंत नहीं हुई। उस असंतोष की अभिव्यक्ति भी 2024 में जाकर होने का अंदेशा है, जबकि विपक्ष ने ये सवाल उठाया कि मोदी जी 400 सीटों के जरिए बदल देना चाहते हैं संविधान।
तो पहले से ही ईडब्ल्यूएस कोटे का प्रभाव जो था, उस मानसिकता के तहत पहले से ही लोग शंकित थे और इसका उनके ऊपर असर पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा कदम मोदी जी ने ये उठाया कि उन्होंने कोविड के लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 3 कृषि कानून बनाए। उन कृषि कानूनों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का बड़े पैमाने पर दमन किया गया। वो एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इससे जो देश के किसान थे, उन किसानों में सरकार के खिलाफ गहरा असंतोष पैदा हुआ। तो जो किसानों वाले इलाके थे, जो खासतौर से उस आंदोलन में भाग ले रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब के अंदर इस सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ। इसका भी संचित असर आपको 2024 के चुनाव में इस संचित असर 2024 के चुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। और जो चौथा मैं कहूंगा, जो चौथा कदम मोदी जी ने उठाया 2022 में जाकर, वो था अग्निपथ योजना का। इसके चलते अग्निवीर और एक 4 साल के लिए लोगों को फौज में नौकरी मिलना, फिर उनको नौकरी से रिटायरमेंट प्राप्त हो जाना। 18 साल की उम्र में एक नौजवान फौजी बनेगा, 22 साल की उम्र में वो वहां से रिटायर हो जाएगा। उसके हाथ में 19, 18, 20 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे आएंगे, लेकिन कोई पेंशन नहीं मिलेगी और फिर से वो बेरोजगार हो जाएगा। उसे कुछ फौजी प्रशिक्षण जरूर प्राप्त होगा। उसके बाद अग्निवीर योजना से जो नाराजगी पैदा हुई, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां के लोग बहुत बड़े पैमाने पर फौज में जाते हैं, उसका भी असर इन चुनाव में दिखाई पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि ये कमोबेश ये 4 बड़े कदम हैं जो कि मोदी सरकार ने 2016 से लेकर 2022 के बीच में उठाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनाव किन मुख्य तौर पर, और विपक्ष भी इन्हीं बातों के ऊपर फोकस कर रहा है। आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें तो आपको इन्हीं बातों के ऊपर सारा फोकस जो है नजर आता है। अगर इन 4 मोदी सरकार के कदमों से जनता नाराज है, तो चुनाव में बीजेपी को बहुत नुकसान होना चाहिए। अगर वो नाराज नहीं है, उसको लगता है कोई खास ऐसी बात नहीं हुई है, ये विपक्ष का केवल प्रचार है, तो मोदी सरकार को इससे नुकसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये 4 बातें जो है ना, और 4 तारीख, इनका आपस में एक संबंध है। इससे पूरे चुनाव का टेम्पलेट बना है। एक बात जो ये कही जाती है कि जो लाभार्थी योजना की एक पूरी प्रकृति है, खासतौर पर जिनको अति पिछड़ी जातियां कहा जाता है, गरीब लोग कहा जाता है, दलित तबका कहा जाता है, उनके लिए वो प्रति संतुलन का काम कर सकती है, जो 4 कारक आपने बताए, या फिर वो भी एक तरीके के, ये योजना भी थकान के स्तर पर पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जब भी लाभार्थी किसी लाभार्थी कोई स्कीम आती है, तो उससे जिसको फायदा मिलता है, वो लोग काफी खुश होते हैं और सरकार के प्रति उनके अंदर हमदर्दी की लहर दौड़ती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो बात वैसी ही नहीं रहती, क्योंकि वो मिलती चली जाती है। फिर देखते हैं कि दूसरे कई लाभार्थी योजनाएं हैं, किसी का असर कुछ हो रहा है, किसी का असर कुछ हो रहा है। फिर जो महत्वाकांक्षाएं हैं, बस आप सोचिए, एक नौजवान जो कि पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, उसके परिवार को हर महीने मुफ्त राशन मिल जाता है, तो क्या उससे उसकी महत्वाकांक्षाएं और जरूरतों की पूर्ति हो जाती है? क्या एक मानस के धरातल पर वो मान लेता है कि अब सारे जीवन हम लोगों को ये मिलता रहेगा? क्योंकि उसे पता है कि हर 5-6 महीने बाद सरकार इसका विस्तार करने की घोषणा करती है। वो ये भी सोचता है कि जिस दिन विस्तार करने की घोषणा नहीं होगी, उस दिन ये चीजें उसे मिलनी बंद हो जाएंगी। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या उससे रोजगार प्राप्त करने की उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी? क्या वो हर बार जब राशन मिलता है तो वो इस बात को नहीं सोचता होगा कि हमारी ये हैसियत नहीं है कि इस राशन को हम खरीद सकें या इस राशन के साथ कुछ और चीजें भी हासिल कर सकें? तो ये लाभ। और दूसरी बात यह है कि शुरू में लाभार्थी केवल नरेंद्र मोदी के थे, धीरे धीरे सबके लाभार्थी होने लगे। जो क्षेत्रीय नेताएं हैं, राज्य सरकारें हैं, पार्टियां हैं, वो भी अपने लाभार्थी बनाने लगी। तो लाभार्थी बनाने की तो सबको छूट है, जिनके पास सरकार के संसाधन है, वो लोग भी लाभार्थी बना सकते हैं। तो उनके लाभार्थी, हमारे लाभार्थी, लाभार्थियों वाला मामला अब चुनाव के लिए इतना ज्यादा लाभप्रद नहीं रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका सरकार को लाभ नहीं मिलेगा। मुफ्त राशन की गूंज है, लोग कहते हैं, जो लोग गए हैं, स्वतंत्र पर्यवेक्षक गए हैं और उन्होंने जमीन से जुड़ के पता लगाया है कि क्या है, तो उनको दिखाई पड़ा है कि कुछ ना कुछ लाभार्थियों का असर है। लेकिन वो असर क्या है, किस हद तक है और कब तक बना रहेगा? क्या वो एक रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, मतलब उस वाली स्थिति में पहुंच गया है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी की
मोदी की शख्सियत, उनकी लोकप्रियता वगैरह ये है। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि लोग इस सरकार से नाराज हैं और मोदी जी को गाली दे रहे हैं या मोदी जी को धिक्कार रहे, ऐसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन क्या मोदी जी के नाम पर अभी भी वोट देंगे वो? इस पर एक सवालिया निशान है। समर्थक कहते हैं कि सारे वोट मोदी जी के नाम पर ही पड़ेंगे। जहां पर संकट है भाजपा के उम्मीदवारों को, वो अंततः मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। तो ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जो एक राष्ट्र गौरव की बात है कि भारत को दुनिया में स्थापित कर दिया नरेंद्र मोदी ने, वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। क्या इस तरह के मुद्दे युवा वर्ग को आकृष्ट कर पाए, आपको लगता है? नहीं नहीं, कर सकते हैं इस तरह की, मेरे कहने। लेकिन आप देखिए ना कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में जो मुहिम चलाई है उसमें इन बातों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। वो हिंदू मुसलमान ज्यादा करते रहे, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर ज्यादा हमला करते रहे। वो हमला भी उन्होंने हिंदू मुसलमान के दृष्टिकोण से किया। अग्निवीर की साफ उसमें लिखा हुआ है कि अग्निवीर को कांग्रेस कूड़ेदान में फेंक देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसकी आलोचना बिल्कुल आज पंजाब में अपने आखिरी भाषण में की है। इससे पहले तो इस बारे में बोल ही नहीं रहे थे वो। तो अगर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर एक तथ्यात्मक आलोचना पेश की होती तो उनकी बात ज्यादा सही होती। लेकिन उन्होंने वो बातें घोषणा पत्र के बारे में कही जो घोषणा पत्र में है नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो 7वें चरण के लिए भी प्रचार कार्य समाप्त हो चुका है, कि विपक्ष अपने आप को एक ज़्यादा मजबूत और बेहतर प्रचार रणनीति के साथ प्रस्तुत कर पाया इन चुनाव में, या उसमें आपको काफ़ी कमियाँ दिखीं? देखिए, मैं तो मानता हूं कि विपक्ष की सबसे बड़ी खूबी अगर कोई हुई है तो वो कांग्रेस का घोषणा पत्र हुई है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया वो बिल्कुल इस जो जमीन पर चर्चाएं चल रही थी उनको भांप कर उनको और हवा देने के लिए, उनको और प्रमुखता देने के लिए, रेखांकित करने के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया। तो जिस किसी ने भी इस घोषणा पत्र को ड्राफ्ट किया है, इसका मसौदा तैयार किया है और जिसने इसको मंजूरी दी है, वो सब लोग मेरे ख्याल से उनको अच्छे नंबर इस मामले में दिए जाने चाहिए। और कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर मोदी जी चौंके और उन्होंने उसी के ऊपर अपना पूरा हमला केंद्रित किया। उस चक्कर में घोषणा पत्र बहुत चर्चा में आ गया और बहुत लोगों ने इसको डाउनलोड किया और बहुत पढ़ा। इस तरह से मोदी जी इस घोषणा पत्र के एक तरह से नकारात्मक प्रचारक बन गए। एक तो विपक्ष की ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि क्षेत्रीय शक्तियों ने बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी ने बंगाल में बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा, मैं ये मानता हूं। एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु में बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा। और जहां पर कांग्रेस क्षेत्रीय शक्ति की तरह आचरण करती है, जैसे कि केरल में, वहां पर कांग्रेस ने भी बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा। तीसरे, कांग्रेस ने कुछ अपने प्रभाव क्षेत्र के इलाकों में जहां भाजपा से सीधी टक्कर में से राजस्थान में कई जगह कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा। दूसरे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये जो दो गठजोड़ हुए हैं, इन दो गठजोड़ों का भी लाभ हुआ है विपक्ष को। अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठजोड़ नहीं होता तो जो कुछ दलित वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है वो न जाता। केवल साइकिल पर दलित लोग मोहर लगाने से परहेज करते। क्योंकि साइकिल हाथ के साथ है, इसलिए हाथ को भी दलित वोट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और साइकिल को भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह मुसलमान वोट के अंदर जो कुछ भी दुविधा थी वो समाप्त हो गई। यही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठजोड़ हुआ है उसमें भी यही बात है। जो दलित और मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी चूंकि मिल गए हैं, तो इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत ही उसका ध्रुवीकरण होगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो ये सब खूबियां हैं जो कि विपक्ष की राजनीति में दिखाई पड़ती हैं। दूसरे, विपक्ष को बीच चुनाव में यह एहसास हुआ कि मतदाताओं ने उस चुनाव को उठा लिया है और मतदाता बिल्कुल भाजपा के पक्ष में झुके हुए नहीं है। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास का संचार हुआ। एक बात जो आज हमारे कॉलेज के स्टाफ रूम में चल रही थी और जो भाजपा समर्थक लोग हैं उनका यह तर्क था, सामाजिक जो आधार होता है, समुदायों का आधार होता है, उसको आधार बनाकर वो बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सामाजिक समुदायों का समर्थन वो इतना बड़ा है कि हो सकता है कुछ वोट प्रतिशत गिरे पर सीटें तो नहीं जाएंगी, हो सकता है 2-3 सीटें बिहार में कम हो। उन लोगों का कहना था कि उत्तर प्रदेश में तो बढ़ भी सकती हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक आधार में कहीं से कुछ क्षरण है?
देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में अगर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार बहुत बड़ा है, तो उनकी बात गलत नहीं है। मैं भी ये मानता हूं कि उत्तर बिहार में जिस तरीके से उन्होंने बाद में नीतीश कुमार को अपनी ओर खींचा, उपेंद्र कुशवाहा भी उधर आ गए, जीतन राम मांझी भी उधर आ गए, चिराग पासवान भी वहां मिल गए, तो वो जो एनडीए था, तो एनडीए का सामाजिक आधार पर्याप्त रूप से बिहार में बड़ा दिखाई पड़ता है अगर इन पार्टियों पे आपकी निगाह जाती है। इसी तरह अंकगणित उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को जाने नहीं दिया और जयंत चौधरी को अपनी ओर खींच लिया। उसके बाद निषाद पार्टी भी उनके साथ है, राजभर पार्टी भी उनके साथ है, सारे लोग हैं उनके साथ में। तो भारतीय जनता पार्टी, कुर्मियों के वोट भारतीय जनता पार्टी को लंबे अरसे से बार बार मिल रहे हैं, मौर्यों के वोट मिल रहे हैं, कुशवाहा, सबके वोट मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की का एक सामाजिक आधार दिखाई पड़ता है। अब हमें इसकी जांच इस तरफ से करनी चाहिए कि विपक्ष इस सामाजिक आधार की काट किस तरीके से कर रहा है। तो आप देखते हैं दो शख्सियतें सामने आती हैं, एक का नाम है अखिलेश यादव, एक का नाम है तेजस्वी यादव। वो दोनों ने अपने टिकट का बंटवारा कैसे किया है? मैंने तो कभी भी नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी ने केवल 5 यादवों को टिकट दिया हो। एक तो उन्होंने कांग्रेस का समझौता किया ताकि दलित और मुसलमान वोटों का वोट सुदृढ़ होकर एक ही जगह पड़े, उनके बीच में कोई भ्रम न रहे। पहली जीत तो उन्होंने इस तरह से हासिल की। दूसरी जीत अखिलेश ने इस तरह हासिल की कि उन्होंने केवल 5 यादवों को टिकट दिया जो उनके अपने परिवार के हैं। खुद वो लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है, धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, रामगोपाल के बेटे लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के 5 लोग जो है ना, वो मुलायम सिंह जी के परिवार के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी किसी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। उन्होंने शायद 11 या 12 कुर्मियों को टिकट दिया है, उन्होंने निषादों को टिकट दिया है, उन्होंने। तो बड़े पैमाने पर अखिलेश ने कोशिश की है कि पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को वो प्रोत्साहन दें, उनको टिकट दें, ताकि वो लोग अपनी अपनी बिरादरियों के वोट लेकर आए और समाज और गठबंधन का जो वोट है वो उनके साथ मिले और भाजपा के साथ टक्कर में आ जाए। ये इसी तरह इसी पैटर्न पर तेजस्वी यादव ने बिहार में काम किया है। तो इन बातों से उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार था, उस सामाजिक आधार का मुकाबला करने की चेष्टा की है। मामला एक तरफा नहीं है। पहले तो हमें लग रहा था जैसे मामला एक तरफा हो, केवल पूरी अकल और सामाजिक समीकरण बनाने का जो की योजना है वो भाजपा के पास है, विपक्ष हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ, ऐसी कुछ तस्वीर निकलती थी और हम लोगों के विश्लेषणों में भी वो तस्वीर झलकती थी, मेरे विश्लेषण में भी वो तस्वीर झलकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मुझे तो याद आता है कि 19 के चुनाव में उन्होंने ऐसे ही किया था। आखिरी चरण के बाद वो एक धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं और 2 दिनों तक उस धार्मिक यात्रा को मीडिया में दिखाया जाता है, तो इस पर वो केरल की तरफ गए हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को इसके प्रसारण पर रोक लगानी चाहिए? आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव चुनाव पर गहरा पड़ेगा? देखिए, चुनाव पे तो मैं नहीं मानता हूं इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का हथकंडा है और उस हथकंडे को रेखांकित करना और उसकी पोल खोलना जरूरी है। विपक्ष ने इसकी पोल खोली है और उसको रेखांकित किया है और इसको आवाज इसके ऊपर उठाई है। वो आवाज उठनी जरूरी थी। पिछली बार इसकी आवाज भी नहीं उठी थी, इसलिए ये बात निकल निकल गई थी। हर बार वो ये हथकंडा अख्तियार करते हैं। वो बहुत ही कैमरा प्रिय प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए, जब वो वहां पूजा कर रहे हैं दक्षिण भारत में, तो सारे मंदिर के गलियारों में उनके साथ कैमरा चल रहा है। अगर हम और आप जाएंगे पूजा करने के लिए तो क्या हमारे साथ कैमरा जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। वो अपने प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ होने का पूरा लाभ उठाते हैं, अपने साथ कैमरे ले जाते हैं, फिर मीडिया स्पेस कैप्चर कर रखा है, तो जो प्राइवेट चैनलों के कैमरामैन वो सब लोग भी वहां से, एंकर वगैरह वो सब लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्रपंच रचा जाता है। इस बार इसमें एक खास बात ये है जिसको मैं अभी अभी एबीपी चैनल पर कह के आया हूं और यहां भी कहना चाहता हूं, वो ये है कि प्रधानमंत्री को काफी समय से विष्णु का अवतार, ईश्वर का अवतार, भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। पूरा भाजपा का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में इस प्रकार की चाटुकारिता की जा रही है। प्रधानमंत्री को भगवान है, भगवान का अंश है, भगवान का अवतार बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि ये बहुत वाहियात किस्म की बातें हैं, ये सब न की जाए। वो बिल्कुल चुप रहे और खुद भी अंत में कह दिया कि वो तो बिल्कुल बायोलॉजिकल ही नहीं है, उन्हें लगता है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो भगवान के आदेश पे काम कर रहे हैं, भगवान के अंश हैं, खुद भी उन्होंने कह दिया। तो पूरी योजना ये है, अपने आप को भगवान बताने की एक पूरी योजना है। अपने आप को सनातन धर्म का रक्षक और पैरोकार बताने वाले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग इस बात के ऊपर चुप रहे।
उन्होंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा कि भाई एक व्यक्ति जो है इसने केवल 2 चुनाव जीते हैं, वो अपने आप को ईश्वर बता रहा है, ईश्वर का अवतार बता रहा है, अवतारी पुरुष बता रहा है और उसको ऐसा करने दिया जा रहा है। कोई उसकी आलोचना नहीं कर रहा है, कोई उसे चेतावनी नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि उसका कोई नोटिस भी नहीं लिया जा रहा है। पूरा मीडिया मुँह में दही जमाए बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है। ये बात मैं कह के आया हूँ। मेरा मानना ये है कि बहुत ही खतरनाक बात है। ये भाजपा से ऊपर, संघ से ऊपर, लोकतंत्र से ऊपर, सारे पूरे राजनीतिक नेताओं से ऊपर अपने आप को स्थापित करने की एक बहुत ही नुकसानदायक योजना है। अगर ये योजना सफल हो गई तो इसका लोकतंत्र को, हमारे देश को, सार्वजनिक जीवन को बहुत नुकसान होगा। इस नाम पे कोई व्यक्ति तानाशाह बन सकता है, कभी भी कहेगा कि भगवान का आदेश है कि संसद को भंग कर दो और अपने आप को जो है वो अपने भारत का स्थायी राष्ट्रपति बना दो, कभी भी कहेगा वो। तो इसमें हम आरएसएस को पूरी तरीके से दोष मुक्त नहीं करार दे सकते हैं, क्योंकि उसके खुद ही लोग तो कह रहा हूँ, बार-बार ये कहते हैं। जी। संघ भी जो है मुंह बंद किए हुए बैठा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर आज गुरु गोलवलकर होते और इस प्रकार जनसंघ का कोई भी नेता इस प्रकार की बात करता तो वो चुप रहते। इसीलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का हाथ जो है वो मोहन भागवत के हाथ से भारी हो गया है। यानी मोहन भागवत चाहकर भी इस पे रोक नहीं लगा पा रही है, हम कह नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई कम से कम एक वक्तव्य तो देना चाहिए था कि ये सब जो बातें हो रही हैं ये बेकार की बातें हैं, इनको कोई गंभीरता से न ले। मुझे याद है कि 2014 के चुनाव में ऐसा कहीं अखबारों में पढ़ने में आया था कि उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा था कि हर हर मोदी कहना आपका काम नहीं है। हाँ हाँ, ये कहा था उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे करके चूंकि मोदी जी 2 चुनाव जीत चुके हैं तो अब वो बात खत्म हो गई है। एक बार उन्होंने शुरू में ये भी कहा था कि भाई ये 2014 की जीत जो है वो किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।